जितने भी लोग यहाँ आए हैं मैं उन सबको अपने संगठन की तरफ से जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं साथी दिलीप को जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो अभी अस्पताल में उनको जिस तरीके से पुलिस उठा कर लेके गई और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 4 दिनों में इस सवाल को बिल्कुल एक केंद्रीय सवाल बनाया कि इस कैंपस के अंदर क्या हो रहा है, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को मैं जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ फातिमा नफीस को कि जो हमारे बीच में 100 दिन बाद भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हर एक मोड़ पे हर एक समय इस लड़ाई में हमारा साथ दिया है। और ख़ास तौर से मैं उनको इस बात के लिए सलाम करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से खड़ी रहीं, अगर कभी हम कमज़ोर पड़ गए तो अगर साहस किसी ने हमको दिया है, अगर मजबूती किसी ने हमको दी है तो वो आपके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के जो जज्बा है उसी ने दी है। और आज के समय अगर हम कोई रोल मॉडल तलाशते हैं इस देश के अंदर, आज के समय अगर हम कोई एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसके रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, वो आप हैं, वो राधिका वेमुला है, वो परवीना अहंगार हैं, जो हर दर्द के बावजूद, जो हर दुख के बावजूद, जो अपने एक पेन के बावजूद जिस तरीके से आपने बोला झूठ के खिलाफ सच के पक्ष में खड़े हुए हैं और सच की जीत हमेशा हुई है, आने वाले दिनों में अभी भी सच की जीत होगी। अभी जब अकबर बात कर रहे थे और इस केस के डिटेल बता रहे थे और कल क्या क्या हुआ उस बारे में बात कर रहे थे और किस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जो तर्क दिए गए कोर्ट के अंदर एबीवीपी की बेगुनाही को साबित करने के लिए, एबीवीपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है ये साबित करने के लिए, मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी कि आज जिस तरीके से कुछ मेडिसिन का नाम गिना के ये बात बोली जा रही है कि नजीब तो मेंटली डिस्टर्ब था और एक प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, वो प्रोफाइल हमारे देश में कितने आसानी से कुछ लोगों के खिलाफ बिल्ड हो जाता है। 2008 में जामिया नगर में बटला हाउस में एक इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के बाद वहाँ 2 मुसलमानों को मार दिया गया, एक का नाम था मोहम्मद साजिद, एक का नाम था आतिफ। एक 17 साल का था, एक 21 साल का था। और उसके बाद एक बहुत वही दिल्ली पुलिस जो आज 100 दिनों के बाद भी नजीब को ढूंढ के नहीं ला पाई है। 19 सितंबर 2008 को ये इनकाउंटर हुआ था और 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे। 6 दिन के अंदर उसने क्लेम किया था कि हमने इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल को बस्ट कर दिया है और जो लोग दिल्ली और दिल्ली के पहले जहाँ जब बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें साबित थे, उसमें जो गुनहगार थे उन सबका हमने इनकाउंटर कर दिया। जब सवाल खड़े होने शुरू हुए कि वो इनकाउंटर के किस तरीके से बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो फर्जी स्टोरी है और किस तरीके से उन लोगों को अगवा करके पॉइंट ब्लैंक गोली मारी गई थी, तो सरकार अपने जर्नलिस्ट के द्वारा जिस तरीके से आज भी प्लांट करी जा रही है स्टोरी, एक स्टोरी प्लांट करी कि ये लोग आतंकवादी थे और आतंकवादी होने का सबूत ये है कि जहाँ जिस घर में रुके थे वहाँ एक बाल्टी मिली हमको, वहाँ एक साबुन मिला हमको और वहाँ एक टॉर्च मिला हमको। तो ये साबुन, बाल्टी और टॉर्च के अंदर का बैटरी का इस्तेमाल वो बम बनाने के लिए करा करते थे। आप सोचिए आप में से कितने सारे लोग हैं जिनके रूम के अंदर बाल्टी होगी, एक साबुन होगा, एक टॉर्च होगा। आप सारे लोग यहाँ के सरकार के आंखों में एक पोटेंशियल टेररिस्ट है और बहुत जल्दी उस बाल्टी का, उस साबुन का और उस टॉर्च लाइट के सेल का एज इंक्रीमेटिंग एविडेंस आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। और उसी तरीके से कुछ भी उठा के ये बात बोला जा सकता है कि नजीब तो खुद एक मेंटली डिस्टर्ब था, वो खुद ही चला गया। एक सवाल आज 101 दिन बाद हम सब लोगों को ये जानने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है और ये बार बार बोलने की जरूरत है, कोई इंसान अपने आप से 101 दिन गायब नहीं हो सकता अगर उसको गायब नहीं किया गया हो तो। और इतना बड़ा पुलिस, इतना बड़ा इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल सेल और क्या क्या चीज नहीं है, उनको 101 दिन तक पता ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वही पुलिस जो 1 साल पहले हम सबको ढूंढने के लिए जगह जगह देश में छापे मार रही थी, मेरे गांव पहुंच गई जहां मेरे पिताजी 40 साल पहले छूट कर आ गए हैं और खंडर में जाकर ढूंढ रही थी कि मैं वहां छुपा हुआ तो नहीं बैठा, वो पुलिस आज 101 दिन बाद उन लोग जो जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट नहीं कर रही। और आप इनके टैक्टिक देखिए, जब जब कोर्ट का ग्रेड आता है एक नई कहानी प्लांट कर देते हैं और जो चीज़ें अखबारों में प्लांट होती हैं और जो चीज़ें सही में होती हैं उनमें बहुत बहुत अलग, मतलब देयर इज अ बिग डिस्टेंस बिटवीन द टू। पहले बोला गया कि दरभंगा में देखा गया, 2 महीने बाद याद आया कि उसने एक ऑटो लिया था और ऑटो जामिया नगर छोड़कर आया था, कभी उसको कहीं और देखा जाता है। अभी जो एक अरेस्ट किया 2-3 दिन पहले ये बोल के कि ये रैंसम कॉल दे रहा था, एक पूरा क्लियर टैक्टिक है टू सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्ट द डिसअपीयरेंस ऑफ नजीब विद द असॉल्ट ऑन नजीब। और ये डिस्कनेक्ट जिस तरीके से हमारे वाइस चांसलर साहब उस सरकार के पिट्ठू यहाँ बैठे हैं, उस सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये पुलिस आती है, एक पूरा कंसर्टेड तरीके से काम कर रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग नजीब को पीटे हैं,
जिन लोगों को सब लोग जानते हैं, कहीं से वो केस उनके साथ कनेक्ट ना हो जाए। अगर आप इतने ही बेगुनाह हैं तो आप जाके पॉलीग्राफ टेस्ट में क्यों डर रहे हैं? आप बड़े बड़े वकीलों को क्यों लेकर आ रहे हैं? हमें पता है आपके वकील और जिस तरीके के रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप कुछ भी मोबिलाइज कर सकते हैं। कल को अगर नजीब की फैमिली ने कोई और बड़ा वकील हायर कर लिया तो आपके ये भी आपके अंदर ये भी आप कर सकते हैं कि आप जाके और वकीलों को हायर करके आप उनको कोर्ट के अंदर पिटवा भी सकते हैं। ये सारी चीज आप कर सकते हैं। और आज जो सवाल है वो सिर्फ पढ़ने का लिखने का नहीं, आज हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया। अगर आपको रहने ही नहीं दिया जाएगा, रोहित वेमुला की तरह आपको मार दिया जाएगा, नजीब की तरह आपको गायब कर दिया जाएगा, तो इस विश्वविद्यालय में बचेगा कौन? इस देश में बचेगा कौन? जिस तरीके से आज नीतियां पारित करी जा रही हैं, इस विश्वविद्यालय में छात्र नहीं बचेंगे, इस देश में मजदूर नहीं बचेंगे, किसान नहीं बचेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रोज एक न एक आदिवासी को पकड़ के फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाता है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तो बन जाएंगी लेकिन वहां आदिवासी नहीं रहेंगे। और इस सब को अगर देखते हुए दो लाइन याद आती है, वो ब्रेथ ने कुछ इसी दौरान, ऐसा ही समय जर्मनी में जब था, तो जर्मनी में लिखा था कि द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पीपल एंड इलेक्ट अनदर वन। और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, द वाइस चांसलर हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। So he is deciding that I'll change the demography of this campus. He is deciding I'll punish students, I'll push them out of the university. If required, मैं अपने गुंडों को भेज के वहां पिटवा के उनको गायब करवा दूंगा। एक बहुत बड़े जमींदार अपने आप को समझते हैं जो जगहों को इंक्रोच कर रहे हैं, जैसे इस जगह को इंक्रोच कर दिया, और उन जमींदार के लठैत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम से जाने जाते हैं इस कैंपस के अंदर। आज हमको ये चीजों को समझना जरूरी है। और अगर हम इतना कुछ देखें, पिछले 100 दिन में क्या क्या बीता जब से नजीब गायब हुआ, तो एक चीज और इन 100 दिनों के अंदर हुई है। शुरुआत के अंदर दिल्ली के अंदर हम सारे लोग बार बार अलग अलग जगह इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर जाते रहे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मानिए तो नजीब का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की 4 दीवारों में सीमित हो गया है। अगर हम इस देश के कोर्ट केसेस को देखें, नो कोर्ट केस इज डिसाइडेड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द कोर्ट रूम। पॉलिटिकल प्रेशर एंड पब्लिक प्रेशर प्लेज एज मच एन इंपॉर्टेंट रोल in ensuring justice, in ensuring कि सच की जीत और झूठ का हार हो। अदरवाइज वो झूठ को भी सच तब्दील कर देंगे और कलेक्टिव कॉन्शियंस के नाम पर जजमेंट सुना देंगे। और जब आज के दिन बिहार के अंदर, यूपी के अंदर और जगह जगह नजीब के न्याय को लेकर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने सारे संघर्ष हो रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि हमारा स्टूडेंट्स यूनियन और हम सारे लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट दिल्ली में क्यों ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे? अगर आज हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, अगर हम 101 दिन नजीब को गायब होने के बाद जिस स्थिति में खड़े हैं उसको हम समझें, तो आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार फिर, सही बात है हम पे हमले बहुत ज्यादा हैं, हम एक चीज के लिए लड़ने जाए तो हम पे वो दूसरा हमला डाल देते हैं, दूसरी चीज के लिए लड़ने जाए तो 4-5 और हमले लेकर आ जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, एक प्रोग्रामेटिक तरीके से इनको काउंटर करना पड़ेगा। इनके पास बहुत रिसोर्सेज हो सकती हैं, बहुत पैसा हो सकता है, बहुत वकील हो सकते हैं, एक चीज जो इनके पास नहीं हो सकती, वो हम जितने सारे इंसाफ पसंद लोग इस देश में हैं, वो इनके साथ कभी नहीं हो सकते। और वही सबसे बड़ी ताकत हमारी है। अगर 9 फरवरी और 9 फरवरी के बाद जिसको बार बार कोट किया जाता है, अगर कुछ कैरेक्टराइज किया, वो सारे इंसाफ पसंद लोग एक साथ एकजुट थे। और आज सवाल उन सब लोगों में भी किया जाएगा कि आज ऐसा क्या है कि नजीब अहमद जब गायब हुआ है और गायब किया गया है, जहां दिल्ली पुलिस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाइस चांसलर का पूरा भागीदारी है, तो ऐसी क्या बात है कि वो चीज हम आज उस तरीके से मोबिलाइज नहीं हो रहे हैं? ऐसी क्या बात है कि हम प्रोटेस्ट का कॉल नहीं दे रहे? जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन कॉल दे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। जितने डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस देश में, शहर में हैं, वो कॉल दें, सारे लोग निकलेंगे। आज बहुत जरूरी है, जब नजीब को 101 दिन हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई कोर्ट की 4 दीवारी में एक हेयरिंग से दूसरे हेयरिंग तक ना लड़ी जाए, क्योंकि वो उनकी मजबूती है। वहां वो बड़े बड़े लॉयर लेकर आएंगे, वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आएंगे, जरूरत पड़ेगी आपको कोर्ट के अंदर पीटेंगे। अगर हम वो गोलबंदी अपनी सड़कों पर नहीं दिखाएंगे तो जीत उनकी होगी। इस जिम्मेदारी को समझते हुए और आने वाले दिनों में इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए हमको जरूरी है कि हम इस लड़ाई को लड़ें। और नजीब के इंसाफ की लड़ाई, 9 फरवरी में जिन्होंने कश्मीर के बारे में बात करी थी, उनकी लड़ाई, या रोहित वेमुला के इंसाफ के बारे में लड़ाई, या अभी जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई चल रही है यूजीसी गजट नोटिफिकेशन के खिलाफ और सस्पेंशन के खिलाफ, ये सारी लड़ाइयां जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें, इस सरकार के 3-4 एजेंडे हैं और वो 3-4 एजेंडों को पूरी तरीके से पारित कर रही है।
शिक्षा का निजीकरण करना, भगवाकरण करना, कैंपस के अंदर ऐसी फैकल्टीज को लेकर आना, ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर आना जो उनके साथ खड़े हों, और ये सब पारित करने के लिए इस कैंपस से प्रोटेस्ट को कंप्लीटली खत्म कर देना, इस कैंपस के डेमोक्रेटिक स्पेसेस को पूरी तरीके से खत्म कर देना। अगर वाइस चांसलर नहीं चाहता हम यहाँ प्रोटेस्ट करें, उसका एक कारण है कि इस बिल्डिंग के अंदर उसको बहुत सारी नीतियां पारित करनी है जो हमारे हित में नहीं है। उसको पता है कि हमारे प्रोटेस्ट बढ़ने वाले हैं और इसीलिए अजीब अजीब चीजें करने लगे हैं। 56 इंक्वायरियां बिठा दी हैं, किसी कभी 5,000 रुपए फाइन कर देते हैं, मई में 20-20 हजार रुपए फाइन कर दिया। एक सवाल पूछने वाला सवाल है कि आपको यूजीसी और यहाँ का सरकार तनख्वाह नहीं दे रहा कि आप वसूली करने लगे स्टूडेंट से, कि बेटे ने बोला साइकिल चाहिए तो 5,000 लगा दो, कभी बोला बाइक चाहिए तो 4 लोगों को 20,000 रुपए फाइन लगा दो। कहां से लाएंगे इतना पैसा? और आप बताना क्या चाह रहे हैं? वाइस चांसलर है, आप वसूली करने वाले गुंडे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा ही हो गया है, सारे गुंडे सबको प्रमोट किया जा रहा है। अभी प्रोक्टर साहब रिजाइन किए हैं तो पहला विकेट तो जरूर गिरा है, लेकिन ये हमारी आखिरी जीत नहीं है। ये जितने सारे लोग हैं इनको ऑल आउट करना पड़ेगा, जितने सारे लोग हैं उन सबको निकालना पड़ेगा यहाँ से। जो अमिता सिंह आज बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत कंसर्न है, यहाँ के कुत्तों को लेकर बहुत कंसर्न है, हम उनको बताना चाहेंगे यहाँ के बायोडाइवर्सिटी, यहाँ के कुत्ते, यहाँ के पेड़, यहाँ के नीलगाय, आपसे ज्यादा कंसर्न हम है उसके बारे में। और आप जिस बारे में कंसर्न है वो उस डोजियर में आपके सामने हमें सबको पता है। आप कंसर्न है इस कैंपस से जो वंचित समाज के लोग आते हैं, जो शोषित समाज के लोग आते हैं, उनको प्रोफाइल करना, उनको बाहर निकालना। आपका एकमात्र जो लक्ष्य है, जो आपका एकमात्र एम है, इस वाइस चांसलर के साथ मिलके इस कैंपस डेमोक्रेसी को खत्म करना या कि टीचर यूनियन को खत्म करना। और आपको लगता है कि कल को आपको कहीं प्रमोशन मिल जाएगा और हर गुंडे को प्रमोट किया जा रहा है। अप्पा राव को मिलेनियम अवार्ड दे दिया, जगदीश कुमार को यूजीसी चेयरपर्सन बना दिया। अब मुझे पता नहीं जगदीश कुमार यूजीसी ऑफिस क्यों गए हैं, वो तो खुद ही यूजीसी के चेयरपर्सन है, उनको किससे कंसल्ट करने की जरूरत है? अगर वो चाहें तो इस यूजीसी फरमान को वो लागू नहीं कर सकते उस ऑटोनॉमी को दिखाते हुए। लेकिन मजेदार चीजें होना शुरू हुई हैं, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी को सिलेक्टिवली अपने हित के हिसाब से कोट करना। कल एक फैकल्टी मेंबर मुझे बता रहे थे कि एक और सर्कुलर यूजीसी ने पारित किया है और बोला है आप तो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हैं, आप तो बार बार असर्ट करते हैं कि आप ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी हैं, सरकार की नीति आप पे थोपी ना जाए। तो हमने डिसाइड किया कि जितने ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं शुड आल्सो रेज देयर फंड्स ऑटोनॉमसली। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज को हम 50 या 60% फंड देंगे, बाकी 30-40%, 50% फंड अब अपने आप जनरेट कीजिए। अब हमारे कैंपस के अंदर पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन पेड़ पे पैसा लगता नहीं है, तो फंड्स कैसे जनरेट होंगे और फंड्स कहाँ से आएंगे? वो फंड्स हमसे ही आएंगे, उसी तरीके से वसूली करके आएंगे, फी बढ़ा कर आएंगे, टीचर्स की तनख्वाह काट के आएंगे। जिस एजेंडा से ये सरकार काम कर रही है और ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है, यहाँ कोई नहीं बचेगा, यहाँ हम में से कोई नहीं बचेगा। दिस विल बी अ गोस्ट यूनिवर्सिटी, जस्ट लाइक देयर इज अ गोस्ट country that they want to turn us into. There is a vampire sitting as the prime minister and there is also another vampire sitting as the vice chancellor and they want to suck our blood to the extent आज दिलीप के बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हुआ है, लेकिन इस पूरे कैंपस के बॉडी पॉलिटिक को जो हम ये रोज कर रहे हैं, हमको समझना जरूरी है कि unless and until we bring down the empires of these vampires we are not going to survive and that is the challenge before us. आज हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। जो उस दिन बेजवाड़ा विल्सन बोल रहे थे कि राजा महमूला को उनकी माँ यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाह रही, हमारे विश्वविद्यालयों को हमारी कब्रगाह में तब्दील करा जा रहा है और इस चीज को समझना जरूरी है। आज अगर हमको पढ़ना है तो हमको लड़ना पड़ेगा और अगर लड़ाई में जो भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, जब लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, मैं कंपेयर करना चाहूंगा कश्मीर और नजीब के डिसअपेयरेंस को। मैं कंपेयर करना चाहूंगा क्योंकि कश्मीर के अंदर पिछले 20 साल से लोग डिसअपेयर होते रहे, हम लोग चुप रहे, हमें लगा कुछ हुआ ही नहीं है। परवीना अहंगार और जैसे कितने तमाम साथियों को कितने लोग जानते हैं हम, कुछ लोगों के सर्कल को छोड़ के। और कल को हम चुप रहे जब वो कश्मीर में लोगों को गायब किया जा रहा था, आज वो दिल्ली पहुंच गया है। और ये फाशीवाद की आहट को हमको समझना जरूरी है। जब जब फाशीवाद आया है, चिले के अंदर, कश्मीर के अंदर लोग गायब होना शुरू हुए और इस फाशीवाद आज हमारे देश के कैपिटल के एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया है। आज हमारे कैंपस के अंदर से लोग गायब होना शुरू हो गए। आज नजीब अहमद है, सही बात है, कल कोई और भी हो सकता है, कल आप लोग भी हो सकते हैं। ये लड़ाई हम नजीब के लिए नहीं लड़ रहे, नजीब के लिए तो लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं कल को हम गायब ना हो। और अगर इस तरीके से देखा जाए, चाहे वो नजीब को गायब करना हो, चाहे वो यूजीसी सर्कुलर लाके लोगों को यहाँ से गायब कर देना हो, आज हम सब के एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। इस लड़ाई को हर एक मोड़ पे हमको लड़ना पड़ेगा। इस वाइस चांसलर को, जैसे प्रॉक्टर अभी गए हैं, वाइस चांसलर को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है
कि JNU-SU और बाकी सारे संगठन एक पोजीशन लें, दिस VC हैज टू गो, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस VC। इस सरकार ने एक चीज बहुत दिखाया है, आप कितना भी प्रोटेस्ट कीजिए, हम वहां से लोगों को नहीं हटाएंगे। गजेंद्र चौहान के खिलाफ 140 दिन स्ट्राइक हुआ, नहीं हटाया। अप्पर राव जिनके ऊपर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है, जेल तो दूर की बात, जेल तो हो जाते हैं वो छात्र, वो अध्यापक जो रोहित की न्याय की बात करते हैं, लेकिन वो अप्पर राव अभी भी वाइस चांसलर बने बैठे हैं। आज शायद हमारे डिमांड उठाने से वाइस चांसलर ना जाए, लेकिन जरूरी है कि गजेंद्र चौहान, अप्पर राव और मामीदाला जगदीश कुमार का नाम एक साथ लिया जाए। जरूरी है समझा जाए कि कार्बन कॉपी जो ये जगह जगह भेज रहे हैं एक ही टाइप के एजेंडा के साथ, इसके खिलाफ जो यूनिवर्सिटी के बियॉन्ड सॉलिडारिटीज है, अक्रॉस यूनिवर्सिटी सॉलिडारिटी है, आज उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो एक गुंडा राज है, कल बेला भाटिया के घर पे अटैक हुआ बस्तर के अंदर, और बस्तर के अंदर जिस तरीके से आदिवासियों पर दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से एक एक डील साइन करके खदेड़ा जा रहा है, कोई भी जाए, कोई भी लॉयर, कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी सिविल लिबर्टेरियन, उसको सीधा उठा के वहां से फेंक दिया जाएगा। अभी मुझे कोई मैसेज दिखा रहा था, जो वहां के IG हैं कल्लूरी, SRP कल्लूरी, व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह मैसेज देते हैं। किसी ने मैसेज किया, कल्लूरी साहब, जो लॉ ऑफ द लैंड है जिस तरीके से आप पे अप्लाई करती है, उस तरीके से बेला भाटिया पे भी अप्लाई करती है, तो आपने बेला भाटिया पर ये अटैक क्यों किया, आप क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई आप बताइए जिन लोगों ने अटैक किया। उनका जवाब आता है, नक्सल्स विल बी ड्रिवन आउट ऑफ बस्तर। Then the question is posed that that's not the question I'm asking. I'm asking the question whether the rule of the constitution, whether the rule of law will apply to Bela Bhatia or not. The answer to that is an abuse which I don't want to say here. So this is the kind of things that they are openly saying. वो आपको बोल रहे हैं कि सिर्फ हम कुछ छुपाएंगे नहीं, आपको मुंह पे गाली देंगे, आपको मुंह पे मारा जाएगा, नजीब को 22 लोगों के सामने मारा जाएगा, रोहित वेमुला को सबके सामने अपनी जान लेने में मजबूर करा जाएगा। भोपाल के अंदर हम 8 लोगों को मार के उसका वीडियो खुद रिलीज करेंगे, एक को मारेंगे, आप सबको सबक सिखाएंगे। आज जरूरी है कि हम सबक इनको सिखाएं। आज जरूरी है कि जितने डराने के टैक्टिक हैं, अगर हम अपने पहले डर को हटा पाए तो इन लोगों की डरते ये भी हैं, हम लोगों की एकता से डरते हैं, और उस एकता की आज बहुत सख्त जरूरत है। आज जरूरत है, चाहे वो भोपाल की न्याय की बात हो, चाहे वो बस्तर की न्याय की बात हो, चाहे वो भांगोर में जो अभी हुआ उसकी न्याय की बात हो, इन सारे लड़ाइयों को जोड़ा जाए। एक बहुत ऐतिहासिक जिम्मेदारी आज इस सरकार ने हमारे ऊपर, हमारे कंधों पे डाली है। कौन पूछता था JNU को आज से 1 साल पहले? इन सरकार को लगा कि एक स्पेक्टिकल क्रिएट करेंगे, मीडिया पे दिखाएंगे। जो उस वक्त की MHRD मिनिस्टर थी, वो टीवी के कलाकार रही, उनको टीवी से बहुत प्रेम था, उन्होंने सोचा टीवी पे विछंट करेंगे। उसी टीवी के विछंट ने और उसी स्पेक्टिकल ने एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पे थोप दी है। जिस तरीके से भगत सिंह ने बोला था वो बम फेंकते वक्त कि वो कोर्ट रूम will be the means for my propaganda. They have also given us a means for propaganda for our ideology. The point is how ready are we and how prepared are we and how well we are doing that. अगर हम उस जिम्मेदारी को समझें कि आज हमारे पास एक आवाज है, आज आवाज है कि JNU में हमको टच भी करते हैं तो बात बहुत दूर तक जाती है। BHU में, बनारस में क्या क्या वो नहीं कर रहे, AMU में वो क्या क्या नहीं कर रहे, 700 लोगों पे केस डाल दिया है। आज उस हद तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस आवाज को अगर हम नहीं उठाएंगे तो JNU को कश्मीर और बस्तर बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। इस जिम्मेदारी को अगर हम समझें तो हम सारे लोग एकजुटता के साथ इन सारे सवालों पर आने वाले दिनों में गोलबंद होंगे और इस वाइस चांसलर को ऐसे निकाल के फेंकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बार फिर आप सब लोग जो यहाँ आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम।